जो सवालात किए गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वो काफी स्पेसिफिक थे। एक तो वुज़रा, तमाम वुज़रा जो थे उनको ये कहा गया था कि आप अपना डाटा सबमिट करें कि आप लोगों ने अब तक जो अपनी वजारत में कितना जो स्पेंडिंग है वो कितनी कम की है, और दूसरा ये था कि आपने अपनी वजारत के बारे में अब तक क्या किया है और फ्यूचर प्लान क्या है। यानी जो बुनियादी सवालात थे वो तीन थे, स्पेंडिंग क्या कम की है, अब तक क्या किया है और आइंदा आप क्या करना है। तो ये तीन क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने 26 वजारतों का जो आज आप समझिए कि ब्रीफिंग जो है वो मिनिस्टर से ली है। तरीका ये था कि सेक्रेटरी साहिबान जो थे वो पहले 10 मिनट जो है वो ब्रीफिंग देते थे मिनिस्ट्री की, और उसके बाद जो सवाल जवाब है वो फिर प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट है वो उनसे जो सवाल जवाब है वो करती थी। तो इस तरह से तकरीबन 9 घंटे ये इजलास जारी रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज कम से कम थोड़ा बहुत खाना मिला। तो फवाद साहब, काबीना इजलास में किस वजीर की कारकर्दगी ज्यादा मुतासिर कुन रही? वजीर आजम ने किसकी तारीफ की? खबरें आ रही हैं कि शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से वजीर आजम काफी खुश हैं। आप क्या कहते हैं सर? मेरा ख्याल सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि कारकर्दगी के हवाले से वो मुराद सईद साहब की कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी तारीफ की, और मुराद सईद साहब को आज उन्होंने फुल मिनिस्टर बनाने का भी ऐलान किया। तो इसलिए मैं शुरू में मैंने इंडिया दिया कि वो उनको फुल मिनिस्टर जो है वो बनाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो कारकर्दगी की तारीफ है वो तो मैं कहूँगा कि साहब आप जरा कुछ अपना बताइए, आपकी कारकर्दगी से मुतमईन थे वजीर आजम? देखिए, जो मेरी वजारत है ना उससे कभी कोई खुश नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो मीडिया का हैंडलिंग है, या आप समझिए कि जो मीडिया मिनिस्टर है उसमें जो चीजें सही हो जाती हैं उसका किसी को पता नहीं चलता, और जो सही नहीं होती है उसका फौरन सबको पता चलता है। तो लिहाजा ये ऐसी ही मिनिस्ट्री है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उनका वेरी काइंड टू मी, उनका मुझे एतमाद हासिल है, और जाहिर है जब तक एतमाद हासिल है तब तक वजीर है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फवाद साहब, वजीर खजाना के हवाले से भी जानना चाहेंगे, कई बातें मीडिया पर आती रही हैं, तब्दीली का भी खूब जिक्र हुआ, तो आज के इजलास कैसे रहा? वजीर आजम को रिपोर्ट पर इत्मीनान था? काबीना अरकान का क्या रिस्पॉन्स था आज फाइनेंस मिनिस्टर पे? असद उमर साहब ने बड़ी तफसील से प्रेजेंटेशन दी अपनी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो फिलोसफी है इकोनॉमी की वो है क्या, और वो लेके किधर जा रहे हैं मुल्क को। और उन्होंने बिल्कुल ये वाजे किया कि किस तरह से हमने पहली बार इंतहाई मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की है, चाहे वो SCCP में अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे नेशनल बैंक की अपॉइंटमेंट्स हो। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जब गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा तो जो मेजॉरिटी पुअरेस्ट टू पुअर की जो इस्तेमाल कर रहे थे उसको हमने बचाया। और इसी तरह से पेट्रोल के प्राइसेस में, और जो हमने तरीका इख्तियार किया है वो ये है कि जो कम आमदनी के लोग हैं उनके ऊपर बोझ ना पड़े, और इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि अगर अल्टीमेट हमारा एम यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बड़े, इंपोर्ट्स कम हो, और इस तरह से हम अपने आप को एक बैलेंस कर सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सके, और एक जो टैक्सेशन रजीम है उसको बैलेंस करने की बात की। तो उन्होंने काफी तफसील से आज अपनी जो मिनिस्ट्री है उसका जो बुनियादी फवाद साहब, आखिर में ये बताइएगा कि रिपोर्ट तो मिल गई, लेकिन क्या कोई तब्दीली भी नजर आ रही है आने वाले दिनों में काबीना में? समझ रहे हैं कुछ रीशफलिंग वगैरह होगी? देखिए, बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, तो ये हतमी तौर के ऊपर कहना कि कोई वजीर नहीं बदल रहा या बदला जा रहा है, या अपने बारे में मैं कहूँ या किसी के बारे में कहूँ, शायद वो मुनासिब ना हो। लेकिन बहरहाल अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज के इजलास में जो इंडिया दिया वो यही दिया था कि उन्होंने ये कहा कि अगले 3 महीने में जो ज्यादा स्पेसिफिक टास्क जो है वो मैं मिनिस्टर्स को दे रहा हूँ, और मैं उनसे जो है वो 3 महीने के बाद दोबारा जो हिसाब है वो लूंगा। तो ठीक है, उससे एक एनालिसिस किया जा सकता है कि फिलहाल शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में कोई रीशफल नहीं है, लेकिन वो जिस तरह मैंने अर्ज किया आईनी तौर के ऊपर ही प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसी वक्त भी अपना दिमाग दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। आज
9 घंटे तवील की जो आज एक बैठक थी उसके हवाले से, तो मजमूई तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुतमईन नजर आए और उन्हें कुछ आदाब भी दिए हैं, टास्क भी दिए हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी कह रहे थे कि नंबर 1 मुराद सईद है, लेकिन वजीर रेलवे शेख रशीद की एक्सप्रेस कुछ और ही कह रही है। शेख रशीद की एक्सप्रेस चौधरी साहब जो है वो मुराद सईद की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस बदलती सूरत हाल पर और जो इशूज़ हैं बुनियादी तौर पर, चाहे वो करप्शन के हवाले से हों, चाहे वो और इन वज़रा की परफॉर्मेंस के हवाले से हों, हम बात करेंगे। हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, कराची से हमें ज्वाइन किया। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। रफत सईद साहब, फरमाइएगा, इस वक्त जो 9 घंटे का इजलास हुआ, रुफ़क़ा की जो वज़रा की जो रिपोर्ट कार्ड्स पेश की गई, उसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुराद सईद साहब जो है वो आगे हैं, शेख रशीद का मानना है कि वो नंबर 1 है। ये क्या है? मतलब ज़ाहिर है कि एक जो रिफ्ट पिछले दिनों हम देख रहे थे जो बनी खामाखाई की बिल्कुल ऐसी नजर आई, वो रिफ्ट वाकई है क्या इस वक्त? देखें, वज़रा के दरमियान रिफ्ट मौजूद है, चाहे इससे ये इनकार करें। आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है, और उसमें उनकी आवाज़ से मायूसी बड़े वाज़ेह तौर से झलक रही है। गो के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं किया है कि किसी की वज़ारत बदलें या क्या तब्दीली लाएं या कुछ और करें, लेकिन मुराद सईद के हवाले से जो कहा गया उन्होंने कि उनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा सराहा गया है। मैं समझता हूँ कि जिसने आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा तमीज़ के दायरे में रहकर, मैं ये कहूँगा, जो गुफ्तगू की है मुराद सईद, जिसमें खासी शोहरत रखते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों पे पे दर पे वार करने में, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से उनकी कारकर्दगी को सराहा गया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर बात करते फवाद चौधरी साहब भी है, लेकिन निस्बतन उनका रवैया खासा हॉस्टाइल किस्म का होता है, तो इसकी वजह से शायद उन्हें उसकी शाबाशी दी गई हो और उसी इनाम के तौर पर उनको काबीना में मुकम्मल वज़ीर का दर्जा देने की भी बात फवाद चौधरी ने की है। लेकिन मजमूई तौर से मैं कहूँगा कि इख्तिलाफ मौजूद है, और वो इख्तिलाफात आज नहीं तो कल नहीं तो बाद में या 3 महीने बाद वो सामने ज़रूर आएंगे। और इन चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए इमरान ख़ान ने इंटरव्यू का ये सिलसिला शुरू किया, ताकि इससे पब्लिक में भी ये बात की जा सके और लोगों को भी, ख़ुद PTI के कारकुनों को भी और ख़ुद जो इनके अरकान असम्बली हैं उनको भी इस बात की तसल्ली मिले कि उनसे बासपुरस भी हो रही है, उनसे पूछगछ भी हो रही है। ठीक, तारिक चौधरी साहब, ये इस वक्त जो रिपोर्ट कार्ड सामने आई 9 घंटे का तवील इजलास, और उसमें 2 नाम जो हैं वो क्लेम किए जा रहे हैं, मुराद सईद का और इस वक्त शेख रशीद जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। क्या ये हकीकतन ऐसा ही है या कुछ लॉबिंग की भी आप सुनगुन मिल रही है कि लॉबिंग की जा रही है? और कहां तक रिफ्ट का जो आंसर है जो रफत इस वक्त बात कर रहे थे वो वाकई मौजूद है वज़रा में? देखिए, जहाँ तक तो रिफ्ट का ताल्लुक है, तो चूंकि ये एक इत्तेहादी है और हर जमात का अपना नजर, देखिए आपने कहा कि रिफ्ट मौजूद है या नहीं, तो चूंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट में जो है मुख्तलिफ ख्याल के और मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हुआ करते हैं और सबकी अपनी अपनी समत हुआ करती है, तो उस तरह के मामला तो मौजूद हैं कि मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनके मिसाली राब्ते नहीं हैं। इसमें हमें कुछ सबूत देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कुछ दिन पहले जो सरगोशियाँ शेख रशीद साहब की मंजर आम पर आई, माइक पर जो बात कर रहे थे और उनको शायद पता था या फिर हो सकता है बिल्कुल पता ना हो, वो जब गुफ्तगू मंजर आम पर आई तो उसके बाद ये कहना कि वज़रा में तब्दीली की बात नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई तब्दीली हो रही है नहीं हो रही, तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात का ताल्लुक परफॉर्मेंस से ज़्यादा सियासी मजबूरियों से है। मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसी हुकूमत जो कि 7 या 8 वोटों की अक्सरियत से मुश्किल उसने अपने वोट पूरे किए हों और वो बनी हो, तो वो इस स्टेज पर पहले 3 महीने में ये बात अफोर्ड कर सकती है कि वज़रा को तब्दील कर दे। ज़ाहिर है मुख्तलिफ जमातों ने लोग दिए हैं, उनको मिलाकर हुकूमत बनी है। कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसी टीम नहीं होती जिसका कब 10 ओवरों में अपनी टीम को तब्दील कर दे। अभी 3 माह या से ज्यादा का अर्सा मिलेगा और उसके बाद इस बात को देखा जाएगा कि क्या कोई वजारतें तब्दील होनी है या शफलिंग होनी है या किसी को फारग होना है। मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि वजारतें तब्दील नहीं होंगी, बल्कि मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में 3 या 4 वजीर शायद और बनेंगे। जिस तरह भी कहा जा रहा है कि मुराद सईद साहब चूंकि स्टेट मिनिस्टर थे तो उनको प्रमोट करके फेडरल मिनिस्टर बनाया जाएगा। इस तरह मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग स्टेट मिनिस्टर बनाते वक्त कुछ नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी अकोमोडेट की जा रही है? जी नहीं, इस तरह नहीं है। बात यह है कि उस वक्त जो पहली दफ़ा जब पहली
काबीना में हुई थी तोसी, तो उस वक्त उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था। अब जैसे मौका मिला है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उनको प्रमोट करने का फैसला किया है। इस तरह मुस्लिम लीग काफ को एक वजारत मिलेगी। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर, शायद उनको भी वजारत मिलेगी एक आध, और शायद बलूचिस्तान से भी किसी एक शख्स को जिसका ताल्लुक BAP से होगा उसको भी वजारत मिल सकती है। तो इस स्टेज पर अगर किसी वजीर की परफॉर्मेंस अच्छी ना भी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत जिस पोजीशन में है, जिस तरह तनकीद का सामना है, जिस तरह से परफॉर्मेंस के इशूज़ हैं, तो फौरी तौर पर किसी की नाराजगी मोल लेना अपनी पार्टी के अंदर या अपनी पार्टी के बाहर हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। अनवार हाशमी साहब, अगर जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले 10 ओवर्स में टीम तब्दील नहीं होती और हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि एक बड़ा चेंज लेकर आती और शफल करती, तो फिर ये तासुर क्यों दिया जा रहा था? क्यों आवाज़ें आ रही थी कि वज़ीर ख़जाना जो है उनका शायद ओहदा उनको चेंज किया जा रहा है या वज़ीर इत्तलात के हवाले से? जब अगर मुमकिन नहीं है तो फिर तासुर भी तो हुकूमती कैंपों की तरफ से ही आया ना अनवार हाशमी? देखें आज का इजलास इस हवाले से बहुत अहम समझा जा रहा था। चंद रोज़ से सबकी नज़रें इस पे थी कि पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है, और फिर चीज़ें उसके उलट ही हुई, तवक्को के बरक्स ही हुई कि इमरान खान अपनी काबीना के 100 रोज़ का एक संजीदगी से जायज़ा लेने लगे हैं, और ये जो बंद कमरे में जो इम्तिहानी सेंटर था इसके बाद नताइज सामने आएंगे। और उन्होंने बार बार तसव्वुर दिया था कि मैं अगर कारकर्दगी दुरुस्त न हुई तो तब्दील कर दूंगा। तो पहली तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अभी इजलास के अभी कमरे में वज़रा दाखिल हुए थे कि पंजाब असम्बली के बाहर सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने मीडिया के सामने कहा कि मैं आपको एक खबर देता हूं। तो सब ने कहा कि खबर दें, तो उन्होंने कहा कि ये जो इजलास होने जा रहा है इसमें कोई वजीर या उसका महकमा तब्दील नहीं होगा। तो आप अंदाजा कर लें कि इम्तिहानी पेपर शुरू नहीं हुआ तो नताइज पहले तैयार शुदा थे। तो एक तो ये गौर करने वाली बात है कि ये कितना संजीदा लिया गया इस इजलास को। दूसरी बात यह है कि 4 लोगों के नाम मुख्तलिफ ज़राए से आए हैं, जिस तरह 2-3 नाम दोस्तों ने लिए हैं। फवाद चौधरी का आया है, शेख रशीद का आया है, फैसल वाडा का आया है और मुराद साहब का आया है। चारों हार्ड लाइनर है जो कि अपोजिशन पे अटैक करते हैं, अपने महकमों की बजाय वो अपोजिशन पे और नैब की बातें करते हैं, एहतसाब की बातें करते हैं। तो उससे वज़ीर आज़म की एक नफ्सियात या उनकी सोच को पढ़ा जा सकता है कि उन्होंने किन को लाइक किया है, किन्होंने होमवर्क किया और किन्होंने एक स्पोक्स पर्सन, तेज स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम किया है। तो एक इस सोच का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिससे ये आप कह सकते हैं कि अब इमरान खान सियासत करेंगे, इनकलाब को साइड पर रख दिया, उनको सियासत करनी आ गई है कि मैं वज़ीरों को नाराज़ नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें पहले तो स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे मुस्तकबिल पे नज़र रखी जाती है। जैसे शेख रशीद बता रहे हैं कि मैंने 3 महीने में 2 अरब कमा के दिए हैं। हालांकि रेलवे की आप इकनॉमिक जानते हैं कि अगले 20 साल तक इस खसारे को पूरा करने में लगेगा। जितना खसारा कम होगा वो उसमें शुमार होगा कि उसमें बेहतरी आई है। तो 2 ट्रेनें अभी चली हैं, उसके अखराजात पूरे होनी है, ब्रेक इवन तक सूरत हाल नहीं पहुंची। तो उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि मैंने 2 अरब रुपए कमा लिए हैं। तो इस तरह का एक गैर संजीदा इजलास मैं समझता हूं, जो मेरी राय है कि जिससे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से मामलात को आगे चलाया जाए। तो रफत सईद, इस वक्त वो जो नहीं छोड़ूंगा ब्रिगेड जो है उसको वाकई आगे जो है लेकर आया जा रहा है, और जैसे कि अनवार साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अब वाकई सियासत करेंगे, ये कारकर्दगी जरा थोड़ी सी साइड में होगी, अब पॉलिटिक्स होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। देखें, मैंने इब्तिदा में बात कही थी कि वही वाला ब्रिगेड जो ताबड़तोड़ हमले करता है वही हावी आया हुआ है, और मेरे ख्याल में MQM जो उनकी इत्तेहादी जमात है यहाँ पर उससे भी 2-2 हाथ करने के लिए फैसल वाडा ही तैयार हैं। और वो बरमला कल गवर्नर सिंध की मौजूदगी में ये बात कह चुके हैं कि अब मैं निपटूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं भी बिल्डोजर लेके निकलूंगा, मैं भी तोड़ फोड़ करूंगा। मेरे ख्याल में एक सिस्टम को छेड़छाड़ करने वाली बात है, और इस किस्म की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, उनके मनसब के मुनाफी है। इसके अलावा गवर्नर सिंध ने जिस तरह चैलेंज करने वाली पोजीशन में बात की थी अपने इत्तेहादियों के लिए, ये भी एक चैलेंज करने वाली बात है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अपने इत्तेहादियों को कितना संजीदा लेते हैं। MQM से के साथ जो ताल्लुकात हैं कोई बहुत आइडियल नहीं है, जिस पर कि खुद मेयर कराची ने अलहदा होने की धमकी भी दी कि हम अलहदा भी हो सकते हैं। गो कि MQM में अब उतनी सकत नहीं है, ना इतनी उसमें जान है कि वो अब कोई रेजिस्टेंस कर सके। उन्हें एक स्पेस चाहिए काम करने के लिए। असल फोकस है बल्दियाती इंतखाबात तहरीक इंसाफ का, और मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने फैसल वाडा, गवर्नर सिंध, इस किस्म के लोगों को सामने फ्रंट पे रखा है, या हलीमा दिल शेख, कि अब ये लोग उसी अंदाज से एग्रेसिव होकर काम करें, क्योंकि उनकी
उनकी नज़रें अब तहरीक इंसाफ की मेयरशिप पर हैं कराची की, और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल भी उन्हें पेश नहीं आएगी, क्योंकि अब स्टेक होल्डर इस शहर के अंदर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ही बाकी बची हैं। MQM उस तरीके से अब काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंतखाबात के नताइज है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह नशिस्तें हासिल की हैं, तो ये भी एक सूरत हाल है। तो हार्ड लाइनरों को पसंद किया जा रहा है और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये चीजें और बढ़ेंगी। तो फिर यही जो है रेप्लिका वहां पंजाब में भी देखा जाएगा अनवर हाशमी साहब, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन वहां पर भी हैं और अभी तक तहरीक इंसाफ की वो एग्जिस्टेंस नहीं है लोकल बॉडी सिस्टम में, पंजाब में भी, लाहौर में भी, तो वहां पर भी यही फॉर्मूला होगा फिर हार्डलाइनर वाला। जी बिल्कुल, मुझे अफसोस होगा कि जब बंद कमरे में इजलास होगा और इस चीज़ का भी इम्कान है कि इमरान खान खुद जो है आके उस पूरी काबीना की रिपोर्ट लेंगे, तो वो बड़ी हैरानकुन बात होगी जब उनको बताया जाएगा कि हमने जनूबी पंजाब के सूबे का होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, जबकि उसके हक़ाइक़ सबके सामने मौजूद हैं जो कि बयान किए जा सकते हैं। बल्दियाती निज़ाम का जो मुसवदा है उस पर अभी ये नहीं एग्री हो पाए कि जो नाज़मीन होंगे उनके डायरेक्ट बराह रास्त इंतखाबात होंगे या सिलेक्शन होगी, तो अभी तक तो ये तय नहीं पाया। तो अगर वो भी बताएंगे कि मैंने बल्दियाती निज़ाम का मुसवदा तैयार कर लिया है, तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात होगी। और पुलिस की इस्लाहात के हवाले से मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अभी तक उस टास्क फोर्स का और उस जो इस्लाहात का जो कमेटी बनाई गई थी उसका चेयरमैन दोबारा जो है वो नामजद नहीं किया जा सका, मुंतखब नहीं किया जा सकता। तो वो पुलिस का जो वज़ीर कानून है वो क्या कारकर्दगी बताएगा और फिर उसको भी 100 नंबर मिलेंगे। तो एक लंबी फहरिस्त में मैं आपको बयान कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा ही नतीजा पंजाब में भी दिखाया गया तो यकीनन वोटर भी मायूस होंगे और PTI के कारकुन की भी मायूस होंगे। तो ये अब आप देखें कि 100 डेज़ मज़ीद दे दिए गए हैं, 3 माह मज़ीद दे दिए गए हैं। जैसे बच्चों को कहा जाता है कि ठीक है अंधा होमवर्क करके आना वरना मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। तो इस तरह की सूरत हाल चल रही है जो कि तवक्को नहीं की जा रही थी इमरान खान से, क्योंकि आदाद व शुमार कोई नहीं बताने जा रहा कि आपने बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है। 98% अशिया ज़रूरिया जो मार्केट में है उसको कोई वज़ीर कंट्रोल करने को तैयार नहीं है, जिसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैक माफिया ने वो जो प्राइसेस हैं वो हाई कर रखी हैं। ये सूबों का मसला और फिर आगे ज़िले इंतज़ामिया के मसाइल हैं, कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। तो अगर इसके बारे में भी कोई पॉजिटिव बताएगा तो यकीनन वोटर का दिल दुखेगा जिनका बजट जो है वो महीने का 35% बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल लग तो यही रही है, क्योंकि आज अलीम खान की बातों से भी यही लग रहा था कि यहाँ सब अच्छा नज़र आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता तारिक चौधरी साहब, अगर सब अच्छा नजर नहीं आता इजलास में, फर्ज करें लेट्स से एक हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें कि इजलास में कुछ सख्त बातें होती तो मीडिया उसको फिर वही सख्त चीजें दिखाता है, जैसे अभी अच्छा है की बातें हो रही हैं तो अच्छा है दिखा रहा है। वो सख्त भी हम कैसे दिखा सकते थे, क्योंकि DGI SPR का कह रहा है कि मीडिया सब अच्छा दिखाए फिलहाल, तो ये कैसे हो सकता था? फिर इजलास में भी सब अच्छा ही दिखाना था। देखिए, मैं तो पहले अर्ज किया है कि ये अगरचे अपनी नौयत का एक मुनफरद तजर्बा था कि पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 3 महीने बाद अपनी काबीना के अरकान को बैठाया, उनसे तहरीर जो है वो उनकी रिपोर्ट ली, उनसे सवालात किए, उनसे पूछा कि आपने ऑस्टेरिटी कितनी की है, आपने इनिशिएटिव कितने लिए हैं, आपका आइंदा का क्या प्लान है। इस लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कभी कि ऐसा हो सकता था या ऐसा हो सकता है कि आज के इजलास में प्राइम मिनिस्टर कहते कि 5 या 6 या 10 वज़रा की परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं है, लिहाजा कल से हम 10 नए वज़रा लेके आ रहे हैं। आज के इजलास में भी मोबाइल फ़ोन बंद थे, वज़रा का किसी से रब्ता नहीं था, लेकिन ये सारे वज़रा, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब वज़रा जब बाहर आए बारी बारी जिन्होंने पार्लियामेंट में जाना था, तो हर वज़ीर ने अपने अपने ताल्लुक़ वाले जो उनके बीट के रिपोर्टर हैं, साथी हैं, सब ने अपने अपने साथियों को यही फीड किया, सब ने यही कहा कि आज मेरी परफॉर्मेंस पे बड़ी तारीफ़ें हुई हैं, आज मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी शाबाश दी है और मेरी वजारत की बड़ी तारीफ़ें की और मेरी वजारत से बड़े मुतमईन थे। 6 कम अज़ कम ऐसे वज़रा हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ, मुझे इत्तला है, फैसल वाडा के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ़ हुई है। उन्होंने खुद नहीं कहा बल्कि हमारे साथियों ने जो सोर्सेज हैं उनसे पता चला। मुराद सईद के बारे में कहा जा रहा है, ज़ुबैदा जलाल साहबा के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी परफॉर्मेंस से मुतमईन थे। मुराद सईद का जिक्र आ गया, शेख रशीद का जिक्र आ गया, फवाद चौधरी साहब का जिक्र आ गया, जो मखदूम खुसरो मुख्तार साहब हैं
उनका जिक्र आ गया तो सब लोग यही कहेंगे। आज जो 26 वजारतें या 26 वज़रा ने अपनी दी है ब्रीफिंग, तो उन सब ने यही कहा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और वो लेकिन शेख रशीद ने तो बबांगे दोहल शेख रशीद का कहना है कि मैं नंबर 1 हूँ, शेख रशीद नंबर 1 है। अब ये बताइए कि इमरान में यही अर्ज कर रहा था, अगर बात मेरी मुकम्मल हो जाए, कि शेख रशीद साहब ने तो बाद में ऑन द रिकॉर्ड जो आप सुनवा रहे थे वो कहा हमें अपने जराए से पहले ही खबर मिली थी कि ये मुकालमा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का शेख रशीद साहब के साथ कि जी क्या कोई आपको अफसर तंग तो नहीं करता। उन्होंने कहा हमने इतनी ट्रेनें चलाई हैं, इतने हमने इंजन नए ले आए हैं, इतनी बोगियां नहीं ले आए हैं, 2 अरब रुपया मैंने कमा लिया है। तो आज का जो इजलास है बेसिकली तो एक फील गुड सेशन था, लेकिन इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा है। मैं समझूंगा कि पहली दफा अपने वज़रा को बिठाया, उनसे पूछा। इससे पहले रिवायतों के हवाले से हम कहेंगे कि वज़रा जो है अपने सियासी ओहदों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, क्योंकि वजारतें कोटे में मिला करती थी। तो कम से कम ये बातचीत जरूर हुई है, बातचीत जरूर हुई है, और ये भी कहा गया कि अगले 3 महीने अपनी परफॉर्मेंस दुरुस्त करें। अगर किसी की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर ना हुई तो मुमकिन है अगले 3 महीने बाद देखें हम कि कोई वजीर तब्दील हो जाए, लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो, चूँकि सियासी मजबूरियाँ, सियासी जो इम्प्लीकेशंस हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऐसी हैं कि कोई हुकूमत इब्तिदा में अपनी काबीना में रद्दोबदल अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम जो हम अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी रिवायात की, जमहूरी रिवायात की बात कर रहे हैं, उसमें पहली हुकूमत जिसने अज खुद जो है वो 100 डेज का एक एजेंडा दिया, 100 डेज की जो है वो अपनी प्रोग्रेस, उसके बाद तनकीद भी हुई, यकीनी तनकीद हुई, लेकिन ये पहली दफा ये हुआ कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो इजलास भी तलब करेंगे और उसके बाद जो है अपने मिनिस्टर्स को, अपने रफका को जो है वो टारगेट्स भी देंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात करते हैं करप्शन के हवाले से, करप्शन के केसेस के हवाले से। अब शिकंजा जो है नून लीग की लीडरशिप, यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, दोनों तरफ जो है वो शिकंजा कसता चला जा रहा है। रफत साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जो हैं और उनकी हमशीरा जरदारी साहब की फरियाल टालपुर साहिबा जो हैं, ये रफ्ता रफ्ता शिकंजे में आ रही है। सूरत हाल कहां तक बन रही है? और सुना है कि जनाब अब वो अनवर मजीद साहब जो है उनको भी कोशिश की जा रही है कि वो वादा माफ गवाह बन जाए, बहुत सारी चीजें, और इसीलिए उनको अडियाला भी मुंतकिल किया ताकि वो सिंध हुकूमत के तसल्लुत से, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके। जी रफत साहब। देखिए, आज आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा दोनों अदालत में ज़रूर पेश हुए, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ी ख़बर ये भी थी कि आज जब अनवर मजीद जो हैं उनके घर पर छापा मारा नैब ने, वहाँ से कोई अहम दस्तावेज़ात जो है वो हासिल किए हैं। उनके साहबजादा से जो होने वाली तफ्तीश थी उसके नतीजे में ये बात सामने आई कि जो घर में कागजात मौजूद हैं उससे अहम मालूमात मिल सकती हैं। मेरे ख्याल में 2 से ढाई घंटे तक नैब हुक्काम उनके घर में रहे, वहाँ से कुछ फ़ाइलें हासिल की और वो साथ कर गए। तो इन चीज़ों को जब ले जाकर अनफोल्ड किया जाएगा तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, लेकिन अब तक अंदाज़ा यही हो रहा है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता नैब अपनी गिरफ्त मजबूत करता चला जा रहा है और घेरा तंग करता हुआ जा रहा है, और उनका फोकस जो है फिलहाल जो अहम शख्सियत कहा जाता है वो आसिफ अली जरदारी ही हैं जिन्हें फोकस किया जा रहा है। मगर इसमें एक बात मैं और कहूँगा कि सिंध हुकूमत से जो बचाकर अनवर मजीद, उनके साहबजादों को सबको इस्लामाबाद ले जाया गया है, शायद तफ्तीश में यहाँ पर असरअंदाज होने वाली बात आ रही थी। तो जो सिंध हुकूमत का महकमा एंटी करप्शन है, ये बात हमारी समझ से बाहर है। अब तक 4 बड़े केसेस हैं, इसमें आप ये कहें कि सिंध यूनिवर्सिटी का एक 70 करोड़ से जायद का फ्रॉड, गबन सब पकड़ा जा चुका है। तमाम दस्तावेजात एंटी करप्शन के पास हैं। एंटी करप्शन के जिन अफसरान ने तहकीकात की थी वो केस बना के भेज चुके हैं, उसमें रिकमेंडेशन की गई है गिरफ्तारी की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जो चेयरमैन एंटी करप्शन है वो गिरफ्तारी से गुरेजा हैं। और यही है कि एंटी करप्शन में वो अफसरान तैनात हैं जो खुद करप्शन की दलदल में धंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों के बाद सिंध हुकूमत का यकीनन तशख़्ख़ुस भी ख़राब होगा, सिंध हुकूमत के मामला भी खराब होंगे, उस पर एतमाद भी कम होगा, और मुमकिन है कि बाद में फिर नैब को इसमें इंटरवीन करना पड़े। तो अगर सिंध हुकूमत तवज्जो देती तो ईमानदारी से सारे मामला को करती तो मेरे ख्याल में अनवर मजीद को भी यहाँ से मुंतकिल नहीं करना पड़ता। अब कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अब 2 अहम मुकदमात की समाअत ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो और क्या करते हैं इसके बारे में भी आगाह नहीं है। जिस तरह पहले भी वो कराची आए थे और वो शर्जील मेमन की तरफ चले गए थे, सेंट्रल जेल चले गए थे, तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल नैब की इस कार्रवाई से अंदाज़ा यही होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। ठीक, चौधरी साहब, तारिक चौधरी साहब,
फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस 24 दिसंबर के बाद से यकीनी तौर से मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। उधर ख्वाजा साद रफीक, उनके हवाले से भी कहा गया है कि उनका जो पार्टनर है कैसर अमीन बट वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह जो है वो बन रहा है, और साबिक DG-LGA आहद चीमा जो है वो शहबाज के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। तो ये पंजाब में भी अब कोई फिर मुस्तकबिल नजर आ रहा है नून लीग का, इतने बड़े पैमाने पे अगर जो लंका जिन्होंने ढाई है वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि आहद चीमा और फवाद अहमद फवाद के बारे में गुज़श्ता 8 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि वो वादा माफ गवाह बनने वाले हैं, और बहुत सी ऐसी खबरें जो कि सोर्सेज से लगाई जाती हैं, नैब सोर्सेज से उनमें कहा जाता है कि उन्होंने इंदिया दे दिया, उन्होंने तासर दे दिया, और ये है कि उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा है कि वो सबूत देने के लिए तैयार हैं। अभी तो ये सबूत सामने नहीं आए। अब चूँकि आपने बड़े ज़्यादा सवाल किए हैं अपनी गुफ्तगू में, आपने राजा परवेज़ अशरफ का जिक्र भी किया, आपने असद ज़रदारी का जिक्र किया, फरियाद तालपुर साहबा का, और एक जो नया फिनोमेना बिलावल भुट्टो शामिल हुआ है वो बहरहाल एक हैरान कुन है। 13 तारीख को बिलावल भुट्टो और असद ज़रदारी साहब को पिंडी में भी नैब ने तलब किया है। कुछ ज़मीनों के मामलात हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब को एक सवालनामा भी दिया गया था कराची में जो उन्होंने फिल करके देना था। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में एक और डेवलपमेंट आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कुछ 5 दफ़ा मेरा ख्याल रिमांड लिया गया था, और हर दफ़ा रिमांड दे दिया जाता था, और नैब ये कहता था कि हमें मज़ीद तफ्तीश करनी है। अल्टीमेटली पिछले हफ्ते जब आखिरी दफ़ा उन्होंने फिर रिमांड मांगा तो जो अदालत थी उसने रिमांड देने से इनकार कर दिया, और ये कहा कि आपके पास चूँकि और कोई सबूत नहीं है और अभी तक आप अपना चार्जेस मज़ीद इस्टेब्लिश नहीं कर सके, तो लिहाजा हम उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रहे हैं। उसके बाद अगले पिछले 2 दिनों में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी जो फैसला आया उस अदालत का ज़मानत के मामले में, उसमें तफसील से लिखा हुआ है कि अभी तक नैब ने कोई अभी तक जो आशियाना वाला मामला है उस पर कोई ऐसा ठोस सबूत फराहम नहीं कर सकी, लिहाजा हम उसको मज़ीद रिमांड नहीं दे सकते। अब जो शहबाज शरीफ साहब के वकला हैं वो ज़मानत के लिए ज़मानत के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी ज़मानत हो जाए। तो साथ साथ ये डेवलपमेंट भी है कि बहुत से केसों में नैब अपनी बात पे कुछ साबित नहीं कर सका। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें नैब जो है या तो उसने वादा गवाह ढूंढ लिए हैं या ये है कि उनके बारे में तासर दे रहा है। तो मेरा ख्याल है ये मिली जुली सूरत हाल ऐसी है जहाँ कहीं नायब जो है उसके पास कोई एविडेंस है, कोई ठोस चीज़ है, वहाँ वो आगे बढ़ रहा है, और जहाँ उसके पास कोई ठोस चीज़ नहीं है वहाँ उसको खिफत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल फिलहाल आप समझ रहे हैं कि इसी तरीके से चलती रहेगी अनलेस अनटिल के नैब के पास बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें ना आ जाएं या इस्तिगासा के पास बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें ना हो। अनवार हाशमी साहब, इस वक्त सूरत हाल एक ज़िमनी रेफरेंस के हवाले से भी बात की जा रही है राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ जो रेंटल पार्क के हवाले से। आपको याद होगा इस केस को लेकर उठाया था फैसल सालेह हयात साहब ने, बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिस हुकूमत के खिलाफ ये केस उठाया था उसी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो हमारे यहाँ इन केसेस के ऊपर भी हम सियासत करते हैं, बाद में वफादारियाँ हमारी यहाँ तब्दील हो जाती हैं तो वो केसेस भी आगे पीछे हो जाते हैं। ये किस तरह की रविश है अनवर हाशमी साहब? देखिए, अगर रविश की बात करते हैं तो ये राजा परवेज़ अशरफ का मैं थोड़ा सा हवाला दे के फिर आगे चलता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ वो वाहिद लीडर हैं जो तवील अरसे से इंतहाई बाकायदगी से कई सालों से लाहौर आते हैं और इस केस को जो है वो उसका सामना करते हैं और इसके अंदर पेशरफ नहीं हो सकी। अब ये क्यों नहीं हो सकी, ये यकीनन इदारों की नाकामी शुमार होगा। इसमें कितनी सियासत हो रही है मेरी समझ से बालातार है कि राजा परवेज़ अशरफ का केस बेपनाह किस्म का डिले हो चुका है। अब आ जाए ये जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है ना, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को जो इस्लामाबाद में तलब किया गया है, अब ये इशारा इसलिए मिलता है कि जैसे कि एक दफ़ा फिर चंद रोज़ पहले इमरान खान ने जब कहा कि मैं नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि अभी 7% जो है इन्होंने रिजल्ट दिखाया है, जबकि नैब के चेयरमैन ने कहा कि नहीं हम 70% दिखा चुके हैं। तो लगता है कि उनको एक दूसरे केस को एक्टिव करना पड़ा है जो 1997 में बंद हो गया था। पंजाब फॉरेस्ट डेवलपमेंट की ज़मीन थी इस्लामाबाद के करीब, जिससे एक फैसल खान नामी शख्स ने, जिसका जो स्टेट एजेंसी थी कराची से, उन्होंने वहाँ पे वो ख़रीदी और उसके बाद वो दूसरे जो प्रूफ आए कि ये आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन है, हकीकत में इनकी कंपनी है। 1994 में बिलावल भुट्टो की क्या उम्र होगी वो पीपल्स पार्टी ने भी आज उस
पर रिएक्शन दिया है कि उस वक्त चंद साल उनकी उम्र थी तो वो कैसे पार्टनर बन गए। बहरहाल अगर वो उस कंपनी के मालिक हैं तो यकीनन बेटा बन सकता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि नैब को वो पुराने केसेस भी जिंदा करने पड़े हैं कि शायद 7% से ज़्यादा कारकर्दगी वो शो कर सकें। लेकिन एक कन्फ्यूजन हम ज़रूर दूर कर लें कि एक गिला आता है, उसको बार बार हम रिपीट नहीं करना चाहते कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस को बहुत सीरियस लिया जा रहा है और पीटीआई के केसेस को सीरियस नहीं लिया जा रहा। बहरहाल क्योंकि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो पिछले 2 दहाइयों की हुकूमत थी उसको टारगेट करके इक़्तिदार में आई है, तो अगर वाकई मेरिट पे इन शख्सियात के ने भी अगर कोई करप्शन की और कौमी ख़जाने को वो दौलत वापस दिलाने में कामयाब हो जाते हैं और उस पर कोई उंगली नहीं उठती, तो फिर भी लोग माफ़ कर देंगे कि पीटीआई के लोगों के खिलाफ जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और बाद में उनका नंबर भी आ सकता है। तो अब इस सिलसिले में ये जो 7% का गिला था, इसके लिए इस केस को एक्टिव किया जा रहा है, जिसकी वजह से 13 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो इस्लामाबाद में पेश होंगे। तो रफत सईद साहब, दिसंबर का महीना 25 दिसंबर से पहले और बाद बड़ा भारी पड़ सकता है हमारे सियासतदानों को, बिलखुसूस हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों को। देखिए, ये हम अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, कभी सितंबर को सितमगर कहा जाता है, कभी दिसंबर को सितंबर कहा जाता है। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है, इस कस्म ये मफरूज़ों पे मबनी बातें हैं। बहरहाल जिस तरीके से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, जिन हालात में बने हैं, उसमें ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि फ़ौरी तौर से कोई उजलत में हो, और इसके अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ भी कोई बहुत ज़्यादा उजलत में नहीं है। मैं एक बात इसमें यह भी कहूँगा, एक बात उस वक्त रह गई थी जब अनवर हाशमी कर रहे थे कि आप देखें कि डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब जो है वो इमरान खान नज़र आते हैं, काबीना का इजलास भी वही करते हैं, हर चीज़ वही करते हैं। वज़ीर आज़म उनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, वज़ीर आला पंजाब का भी, वो पंजाब भी कंट्रोल करना चाहते हैं और वो मरकज़ तो कंट्रोल कर ही रहे हैं। और सिंध में वो मामला, उन्होंने कुछ अफाम तफहीम की एक बात की है, जो कल उनकी गवर्नर सिंध से जो मुलाकात हुई 20 मिनट की, उसमें बात की, लेकिन उनका सारी कोशिशों पर पानी गवर्नर सिंध फेर देते हैं। वो इस कस्म के बयानात देते हैं जिससे महाज़ाराई की कैफियत आ जाती है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तो फेस कर ही रही है, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी फेस अदालतों में मामला तो करती भी आई है और वो इन चीज़ों की आदी है। और जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी रेगुलर अदालतों में जा रहे हैं, तो लगता है कि जिस तरह माजी में भी मुकदमात से बरी हो गए, तो इस मामले से भी वो इसी तरीके से निकल आएंगे। और बार बार वो इस बात का कह चुके हैं कई इंटरव्यूज़ में कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो तहरीक इंसाफ को पड़ेगा, क्योंकि उनके पास नातजुर्बेकार लोगों की एक पूरी टीम है जो कि जिसे कवर करने के लिए कोशिश की जा रही है। और आज वज़रा का इजलास शायद इसीलिए बुलाया गया था कि इससे एक तासुर दिया जा सके कि एहतसाब भी हो रहा है, पूछा भी जा रहा है, तब्दीली की बात भी पहले फैलाई गई तो और अभी तब्दीली नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है बहुत गुंजलक किया हुआ। खुद इमरान खान ने जिस किस्म के बयानात उनके हिज़्ब इख्तिलाफ में जब वो थे उस वक्त आते थे, इसी किस्म के बयानात अब भी आ रहे हैं। अगर जहाँ तक रही बात वज़ीर इत्तलात की, इनके हवाले से तो पहले भी कहा जा चुका है कि किसी सूटेबल आदमी को तैनात करें, लेकिन बात यह है कि अब फिलहाल एतमाद उन्हें इसी वजह से दिया गया है कि ज़्यादा सवालात उनकी हुकूमत पर ना उठें। अनवर हाशमी, सियासत और अंदाज़े तर्ज तकल्लुम जो है आप कुछ तब्दील होता हुआ देख रहे हैं अब फिर वफाकी वज़रा का, क्योंकि अब जो असम्बली के इजलास हैं इनको कामयाब बनाना है। अपोजिशन को अगर वॉकआउट नहीं करे, वो नौबत ना आए, तो ये भी क्रेडिट हुकूमत को ही जाता है। आगे लेजिस्लेशन होनी है, उसके लिए कमेटीज़ वगैरह बननी है, तो कुछ जो सियासी माहौल है उसमें बेहतरी के लिए कितनी जिम्मेदारी हुकूमत पे इस वक्त? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जब इस्लामाबाद का चक्कर लगाएंगे और अगर उनके केसेस को मेरिट से हट के दबाया गया, तो जो बात आप कर रहे हैं उसकी तो तवक्को आप हरगिज़ ही ना रखें। अगर कोई स्लो टेम्पो में अपोजिशन चली गई है, या जिसको खामोश कहा जा रहा है कि कुछ लोग आजकल खामोश हुए हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उनके केसेस के साथ क्या होता है। अगर वो केसेस मेरिट से हटके हुए तो यकीनन गवर्नमेंट ना तो कानून साजी की तरफ बढ़ सकेगी और ना कोई और ऐसा बिल पेश कर सकेगी। हम ये कोई इस हक में नहीं है कि कोई रिलीफ दिया जाए, जैसे रिफत साहब फरमा रहे थे कि आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लगता है कि आस्ते आस्ते केसेस से निकल आएंगे। अगर ये निकल आए तो फिर इमरान खान को इक़्तिदार से निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पूरी एक 5 साल की कैंपेन जो डॉक्यूमेंट दिखाए जाते थे वो क्या झूठ पर मबनी थे, तो यकीनन इमरान खान को तशवीश
तजवीज़ है उसको जिन लोगों ने जो फाइलें दी हैं उनको अब प्रूफ करना पड़ेगा, उनके इदारों को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लूटी कौमी दौलत कहाँ है। अभी तो 26 ममालिक, इसका मतलब है दमादम मस्त कलंदर तो होगा ना, फिर दमादम मस्त कलंदर तो होगा फिर इसका मतलब है उसके अलावा अपोजिशन के लिए सर्वाइवल नहीं है, इसलिए वो दमादम मस्कलंदर यकीनन होगा और बजट के करीब तो सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक होगी और सियासत बहुत ज़्यादा गर्म होगी। देखने पड़ेंगे कि कौन पावर गेम होएगी, पॉलिटिकल पावर गेम शुरू हो जाएगी कि अपोजिशन कितनी तगड़ी होती है और जो पुलसरात का सफ़र है 6, 7, 8 सीटों का उसको बका उसकी किस तरह होती है। बहरहाल पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी माहौल है, जो सियासत की डायरेक्शन होगी, क्या वो पार्लियामेंट के बाहर जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जो केसेस हैं वो मेरिट पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज डिसाइड करेगी जो तज्जिया इस वक्त हाशमी साहब का। देखें, जो पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कुछ दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी कुछ मीडिया पर्सन से, तो उन्होंने इंदिया दिया कि चूँकि कमेटियों की वजह से और चूँकि पार्लियामेंट में अक्सर झगड़ा हो जाता है, कानून साजी नहीं हो पाती, लिहाजा वो ऑर्डिनेंसों के लिए काम चलाएंगे। अब अगरचे ऑर्डिनेंस जो है वो एक आइन का हिस्सा है, तरीकाकार है, लेकिन उसको इसलिए रखा गया था कि बाज़ औक़ात एमरजेंसी में जब कौमी असम्बली का सेशन ना हो तो कोई कानून साजी ना करनी पड़े, तो ऑर्डिनेंस के जरिए एक आर्जी मुद्दत के लिए 120 दिन के लिए एक कानून बनाया जाता है और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो जब वो ये कहें कि वो कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस से काम चलाएंगे तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत अपोजिशन के बारे में किस तरह सोचती है और अपोजिशन हुकूमत के बारे में किस तरह सोचती है। आज भी हमने सुना कि जी एक एथिकल कमेटी बन जाएगी और वो ईवान को कंट्रोल करेगी और आज के इजलास से पहले कामा कमेटी का फैसला हो जाएगा, लेकिन हुकूमत भी अपनी बात पड़ी रही और अपोजिशन की जमातें भी अपनी बात पे खड़ी रहीं कि वो जब तक शहबाज शरीफ साहब जो है वो PSC के चेयरमैन नहीं बनेंगे वो बाकी मामला यानी कमेटियों वगैरह में इंटरेस्टेड उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक बुनियादी फैसला ना हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत और अपोजिशन के मामला उस वक्त तक ऐसे ही चलते रहेंगे जब मामला इस दर्जा से जहाँ इस वक्त उससे ऊपर न चला जाए। यानी इस वक्त एक खास लेवल तो है, लेकिन उससे आगे अपोजिशन भी नहीं जा रही और हुकूमत भी नहीं जा रही। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती रही, अगर ये मामला हल ना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि वो नौबत आ सकती है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब बजट आता है तो सबसे मुश्किल काम एक पूरे पार्लियामेंट साल में बजट साजी होता है और बजट को पास करवाना है। इस वक्त जो सिचुएशन है कि हुकूमत जो है अगर अब कानून तो फिर बजट साजी कैसे हो सकेगी और बजट को कैसे मंजूर कराया जाएगा, और बजट मंजूर कराने में 5 या 6 माह का अर्सा बाकी है। मार्च के दिनों में बजट की जो बजट प्रपोजल शुरू हो जाती है तैयार होना और जाके जून में इसको तैयार करना होता है। तो आज दिसंबर है, तो अब अगर ये माहौल जो है अभी से दुरुस्त ना किया गया तो साल का सबसे मुश्किल मरहला जो है हुकूमत उस पुलिस राज से कैसे गुजरेगी मुझे समझ नहीं आती। डेफिनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब और बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो इस तरह बैठ कर सोचते होंगे, कोई ना कोई हल निकालते होंगे, लेकिन फौरी तौर पर जो है मुझे नहीं लगता कि फार्म तफहीम की कोई गुंजाइश है। तो रफत साहब, उससे पहले बजट से पहले भी ज़ाहिर है कि पीपल्स इस वक्त PTI के जो अपने 100 डेज एजेंडा के हवाले से प्रोग्राम थे उसमें बहुत सी जगहों पे कानून साजी की ज़रूरत थी, बहुत सी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत थी। वो सारी चीज़ें तो रुकी रहेंगी, स्टैंड स्टिल होंगी जब तक ये कमेटीज़ का मसला हल नहीं हुआ और जब तक बिलखुसूस ये PSC के चेयरमैन के हवाले से शहबाज शरीफ के हवाले से कोई फैसला नहीं होता, हुकूमत उसके ऊपर जो है कोई मौक़िफ़ उस तरह से नहीं लेती जो अपोजिशन मान रही है, तो हालात तो स्टैंड स्टिल रहेंगे। देखिए इमरान, आपने देखा इमरान खान जो हैं उनके रवैये से जब वो गुफ्तगू करते हैं तो कहीं अंदाज़ा नहीं होता, कहीं ये शायबा भी नहीं होता कि वो किसी किस्म की मफाहमत के लिए तैयार हैं। आपने बरमला उनकी बातें सुनी होंगी, लेकिन जब वो किसी भी जगह कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ उनके साथ क्यों आएगी। मेरे ख्याल में इसी तरह मामला चलता रहेगा, हम और आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे, इसी किस्म की गुफ्तगू होती रहेगी। हकीकी अवामी मसाइल जिन्हें फोकस करना चाहिए था इस हुकूमत को, जिसका कि अनवार हाशमी ने भी जिन चीज़ों का जिक्र किया था वो बुनियादी चीज़ें, लगता नहीं है कि हुकूमत की तवज्जो उस जानिब है, लगता नहीं है कि हुकूमत को उसमें कोई दिलचस्पी है। अभी तक मामला अपोजिशन, नैब के केस, मेरे ख्याल में इदारे चल रहे हैं, नैब के मामला तो, एंटी करप्शन के मामला तो ये एक तरफ चलने चाहिए, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए अवामी हकीकी अवामी मसाइल इशूज को लेकर चलना चाहिए और उसी पर सियासत होनी चाहिए, वही पायदार सियासत होती है। लेकिन अगर इन मामलों में उलझे रहे तो हम उन ऐसे में जो अगला
पड़ाव, ऐसे में अगला पड़ाव बल्दियाती इलेक्शन है, लोकल बॉडीज हैं। आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए काफी मुश्किल होगा स्पेस निकालना? बिल्कुल, लेकिन खुशफहमी करेंगे। अगर आपको ये खुशफहमी है कि हर काम आप बजोर ताकत कर सकते हैं, हर चीज आप छीन कर ले सकते हैं, अब जब अरकान असम्बली एक किस्म की बातें करेंगे, हमने कराची का मैंडेट ले लिया, कराची से हमने मैंडेट हासिल कर लिया, आप कराची को दे क्या रहे हैं? कराची को देने के लिए तो कोई भी कुछ तैयार नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। कल भी मीटिंग जो वजीर आजम की हुई, जो इजलास मुनक्किद हुए, सिर्फ बातें ही हुई हैं, अमली इकदाम नहीं हुए हैं। वजीर आला सिंध ने बार बार कहा है जो हिस्सा वफाक को देना है वो अब तक सिंध हुकूमत को नहीं मिला है। मेरे ख्याल में वफाक को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए और जो यहाँ के मसाइल हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए और कराची को एक मरतबा फिर लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। हाशमी साहब, आपको याद होगा जब बात की जा रही थी 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम शुरू करेंगे और चारों सूबे जो है वो करें। कल मैं मौजूद था आपके साथ लाहौर में, देन आई वेंट टू फैसलाबाद और वहां पे हमने देखा कि अभी तक गन्ने की क्रशिंग भी शुरू नहीं हुई। बड़ा नुकसान है इस वक्त लोगों का। तो ये है असल हकायक, ये वो मामला जहां पे रिट आनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो तो नजर नहीं आ रही है इस वक्त। हाशमी साहब, वही बात हो रही है कि अब हम पॉजिटिव तनकीद ही करते हैं कि जो चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी, अब आप बेहतर जानते हैं मईशत को भी कि ये कोई इतना बड़ा इशू था कि जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक गुड गवर्नेंस की ज़रूरत थी। अगर वो एक सिंगल मिसाल कायम नहीं कर सके कि क्रशिंग सीज़न जो है वो बर वक्त शुरू नहीं कर सकते, आज की डेट तक शुरू नहीं हुआ, आज की डेट तक, जो कि 15 नवंबर का दावा किया था, फवाद चौधरी ने भी आपके साथ प्रोग्राम में किया था। तो ये असल में प्रैक्टिकल चीज़ें, बार बार हम तनकीद करते हैं, किसान रुल गया है बिल्कुल। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी पूछने वाली। जब कारकर्दगी आपने पूछी वज़रात से है कि आप बताएं, उन्होंने अपने अदाद शुमार बताया तो उन्होंने कहा कि वेल डन। कोई थर्ड पार्टी जब ये कारकर्दगी चेक करेगी और वज़ीर आज़म की भी आंखें खुलेंगी कि वही बादशाहत वाले दौर में इर्द गिर्द जो है वो कैबिनेट घेर लेती है, खुशामदी घेर लेते हैं और सब अच्छा बताते हैं, तो उस चक्कर में आते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि उस चक्कर से अगले 100 दिन में इमरान खान निकल आए तो तब बेहतर होगा, वरना आप बताएं कभी आज काबीना में पूछा जाना चाहिए था, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए था। चौधरी साहब, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा विजन है कि हम उसको बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर की सूरत हाल है वो भी तो डिस्कस कहीं ना कहीं हुई होगी ना। आज वहां पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत होनी तो चाहिए, हुई नहीं हुई, वल्लाह आलम बिस्सवाब। देखिए, एक तो जो एग्रीकल्चर और दीगर महकमे हैं वो तो अब ज़ाहिर डिज़ोल्व होकर सूबों के पास चले गए हैं। अब वफाक उसकी पॉलिसी वगैरह तय करता है, तो जो भी मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के उन्होंने डेफिनेटली अपनी 100 रोज़ की परफॉर्मेंस दिखाई होगी, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा अनवार हाशमी का ताल्लुक देहाती इलाके से है, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इतलात नहीं आती। जो DAP की सूरत हाल है, जो बीजों वगैरह की सूरत हाल है, जो दीगर इनपुट्स की सूरत हाल है, पानी की, बिजली की, उससे तो बड़ी दिगरगूं सूरत हाल है किसान की। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो पैदा करता है, गंदम, चावल, कपास, आलू, सब्ज़ी, वो जब मार्केट में पहुंचती है तो उसको उसकी प्राइस नहीं मिलती। आप खुद लोग कह रहे हैं, आप सब लोग, कि चीनी जो है, जो शुगर मिलें हैं, उन्होंने 15 नवंबर को काम शुरू करना था, क्रशिंग शुरू करनी थी, आज जो है अभी तक शुरू नहीं हो सकी। आज की तारीख तक हम सुन रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं, बड़े खूबसूरत पैकेज मैंने देखे टीवी चैनल पर, लेकिन ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ऐसी है कि आज की तारीख तक तो क्रशिंग शुरू नहीं हुई। तो उसकी वजह से किसान जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अब अगर हमारे मुल्क में किसान मुश्किलात का शिकार होगा, अगर जो बुनियादी ज़रूरत है, कपास है, चावल है, खुराक है, जो खुर्दनी अशिया हैं, वो पैदा नहीं होंगी या उनकी पैदावार कम हो जाएगी, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो क्राइसिस आज है वो 6 महीने बाद कैसा होगा। चूँकि यहाँ पर बैठे हुए फैसला साज हैं, उनको एहसास नहीं है, शायद उनका फोकस नहीं है। वैसे तो PTI के पास बड़े बड़े जो कहते हैं कि जो बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं, जहांगीर तरीन जैसे, जिन्होंने बड़े तजर्बात किए हैं और जो बड़े बड़े कामयाब उन्होंने फार्मिंग की है, पता नहीं वो उनको क्यों नहीं बताते कि इस वक्त जो है वो जो ज़मींदार है, जो काश्तकार है, उसकी क्या पोजीशन है। आप फैसलाबाद गए थे, अगर आप GT रोड पर सफ़र करें, मैंने पिछले महीने सफ़र किया, पूरे GT रोड पर जो लहलहाती फसलें हैं, जो सोना उगलती फसलें हैं, वहाँ लोग अपनी ज़मीनें बेचकर शादी हाल बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, पेट्रोल पंप्स बना रहे हैं,
और वेयर हाउस में आ रहे हैं। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे जहांगीर तरीन साहब का जो ताल्लुक है वो काश्तकार से ज्यादा जो है वो शुगर मिल से जोड़ा जाता है, शुगर मिल ओनर्स के हवाले से जो है वो ज्यादा शोहरत है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद था। हमारे साथ तारिक चौधरी, रफत सईद, अनवार हाशमी मौजूद थे और बात इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, क्या हुकूमत की वाकई तरजीह ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर यही तरजीहात हैं तो कम अज कम इस वक्त वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।